कहानी की शुरुआत जंगल के उस हिस्से से होती है जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। वहाँ घना कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे के बीच एक अजीब पेड़ खड़ा था। उस पर लटके बड़े बड़े सफेद मोमोज से भाप निकल रही थी। एक छोटी अनजान चिड़िया रास्ता भटकते हुए वहाँ आ पहुँची। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वाह, ये क्या है? हाँ, इतनी अच्छी खुशबू, और ये फल तो बिल्कुल मोमोज जैसा दिख रहा है। भगवान ने मेरी सुन ली। चिड़िया धीरे धीरे पेड़ के करीब गई। पेड़ एकदम शांत था, जैसे सो रहा हो। आओ, मेरे पास आओ नन्हे मेहमान। भूख लगी है ना? ये लो गर्मा गर्म खाना। अरे, ये पेड़ तो मुझे बुला रहा है। जरूर ये कोई जादुई पेड़ है। मैं एक मोमोज खाकर देखती हूँ। चिड़िया ने जैसे ही एक डाल पर बैठकर मोमोज पर चोंच मारी। अरे, ये क्या? मेरी चोंच चिपक गई। मेरे पैर नहीं उठ रहे। छोड़ो मुझे। बेवकूफ पक्षी, मोमोज खाने आई थी, अब तुम मेरा भोजन बनोगी। अचानक पेड़ की टहनियाँ सांपों की तरह लिपटी और उस चिड़िया को चारों तरफ से जकड़ लिया। पेड़ ने अपना मुंह खोला और उसे निगल गया। चिड़िया खाकर पेड़ ने अपनी टहनियाँ वापस सीधी कर ली और फिर से एक साधारण शांत पेड़ बन गया। ये तो बस नाश्ता था। अभी कोई बड़ा शिकार आना बाकी है। सुबह की हवा में वो नशीली खुशबू रानो के घर तक पहुंची। बच्चे खुशबू सूंघकर मचलने लगे। माँ, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है कहीं दावत चल रही है। हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं मेरी प्यारी बेटी, रुक जाओ। अपनी चोंच को इस खुशबू से फेर लो। ये महक सामान्य नहीं है। ध्यान से देखो, ये जंगल के उस घने और अभिशप्त कोने से आ रही है जहाँ सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँची। प्रकृति का नियम है कि मीठे फलों के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये खुशबू तो खुद चलकर हमें बुला रही है। याद रखना बच्चों, बिना मेहनत के मिलने वाली अत्यधिक स्वादिष्ट चीज अक्सर एक जहरीला जाल होती है। हम अपनी मेहनत का ही दाना चुगेंगे, उस अंधेरे की ओर कदम भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया अपनी चोंच में एक पत्तों से बनी बाल्टी दबाए नदी किनारे पानी भरने आई थी। तभी वहाँ कालू कौवा हवा में जोर जोर से नाक सिकोड़ते हुए उतरा। वो उस नशीली खुशबू से एकदम पागल हो रहा था। अरे रानो बहन, क्या आपने सूंघा? उफ, क्या लाजवाब खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में किसी ने शाही दावत का इंतजाम किया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ कालू भैया, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये खुशबू जंगल के उस अंधेरे कोने से आ रही है जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। मुझे ये किसी खतरे की घंटी लग रही है। अरे रानो, आप हमेशा डरी सहमी रहती हैं। खतरा नहीं, ये तो मोमोज की खुशबू है। पक्का भगवान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए कोई चमत्कार किया है। कालू भैया, मेरी बात मानिए। जंगल में बिना मेहनत की इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में नहीं मिलता। ये कोई जाल भी हो सकता है। कृपया वहाँ मत जाइए। आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए रानो बहन। आप यहाँ नदी का फीका पानी पीजिए। मैं तो चला भोजन खोजने। कालू कौवा भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उसकी नाक में वो खुशबू गई। उसका लालच जाग उठा। आहा, ये तो शाही मोमोज की खुशबू है। रानो तो डरपोक है। मैं तो आज पेट भर के खाऊंगा। कालू उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जमीन पर अजीब सी शांति थी। वहाँ कुछ पुराने पंख और हड्डियाँ पड़ी थी, जिन पर कालू ने ध्यान नहीं दिया। वाह, कितने बड़े मोमोज हैं और एकदम गर्मा गर्म। भगवान ने आज मेरी सुन ली। कालू एक डाल पर बैठ गया। उसके सामने एक बड़ा मोमोज लटक रहा था। जैसे ही उसने मोमोज खाने के लिए चोंच मारी, एक अजीब घटना हुई। कालू की चोंच मोमोज से चिपक गई। वह मोमोज आटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत गोंद था। मेरी चोंच नहीं खुल रही। तभी पेड़ अचानक जिंदा हो गया।
उसकी टहनियाँ सांप की तरह हिलने लगी और कालू के पैरों को लपेटने लगी। यह एक मांसाहारी पेड़ था जो पक्षियों को फंसाता था। एक और मूर्ख पक्षी, लालच ही मेरा भोजन है। अब तुम मेरे नाश्ते बनोगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। रानो, जिसे अपनी छठी इंद्री पर शक था, वह चुपके से कालू का पीछा करते हुए वहां आई थी। उसने झाड़ी के पीछे से यह भयानक दृश्य देखा। कालू पेड़ की पकड़ में जकड़ता जा रहा था। हे भगवान, यह तो राक्षस है। कालू भैया बुरी तरह फंस गए हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह पेड़ उन्हें खा जाएगा। लेकिन मैं इस राक्षस से कैसे लड़ूं? रानो की नजर पास ही उगे एक जंगली लाल मिर्च के पौधे पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से ढेर सारी लाल मिर्च अपनी चोंच में भर ली। राक्षस को भूख लगी है ना? अब मैं इसे ऐसा खाना खिलाऊंगी जो यह जिंदगी भर याद रखेगा। पेड़ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला जहाँ से वह कालू को निगलने की तैयारी कर रहा था। रानो फुर्ती से उड़कर वहाँ पहुँची। ए दुष्ट राक्षस, अपनी आँखें और मुंह खोल, मैं तेरे लिए असल दावत लाई हूँ। कालू भैया, घबराइए मत, अपनी आँखें कसकर बंद कर लीजिए और जैसे ही पकड़ ढीली हो अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाइएगा। लो राक्षस, ये रही तुम्हारी शाही मिर्च। रानो ने अपनी चोंच में भरी सारी लाल मिर्च का पाउडर और बीज पेड़ के खुले हुए मुंह और उसकी आँखों में डाल दिया। मिर्च लगते ही पेड़ तड़प उठा। उसे जोर जोर से छींकें आने लगी और जलन होने लगी। आह, जलन! ये क्या है? आग! मेरे मुंह में आग लग गई। आह छी! आह छी! दर्द के मारे पेड़ की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी टहनियाँ झटकने लगीं। जैसे ही पकड़ ढीली हुई, कालू नीचे गिर गया। उसकी चोट से वह चिपचिपा मोमोज छूट गया। रानो ने तुरंत कालू का पंख पकड़ा। कालू भैया, जल्दी उड़िए, इससे पहले कि वह संभले हमें भागना होगा। कालू और रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से दूर उड़ गए। पीछे पेड़ अपनी डालियाँ पटक रहा था। बहुत दूर आकर दोनों एक पत्थर पर गिरे। कालू बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। रानो बहन, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे आज अनाथ हो जाते। शांत हो जाइए कालू भैया, अब खतरा टल गया है। आज कुदरत ने आपको दूसरा जीवन दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि जान बची तो लाखों पाए। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता और जो महकता है वो हमेशा भोजन नहीं होता। लालच एक ऐसा पर्दा है जो हमारी आँखों के सामने की खाई को भी छिपा देता है। आज के बाद कभी भी किसी ऐसी चीज पर भरोसा मत करना जिसके लिए आपने पसीना ना बहाया हो। चलिए अब घर चलिए, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। कालू ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी किसी अनजान चीज के लालच में नहीं आएगा। उस डरावने पेड़ की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और फिर कोई पक्षी उधर नहीं गया। एक शाम जंगल के रास्ते से गुजरते समय एक इंसान का चालू मोबाइल फोन घास में गिर गया। कालू कौवा दाना ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ से संगीत की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक चमकती हुई चौकोर चीज घास में पड़ी है। अरे, ये कैसी जादुई चीज है? इसमें से तो इंसानों के गाने बज रहे हैं और ये रंग बिरंगी रोशनी भी दे रहा है। अगर मैं इसे जंगल में ले जाऊं तो सबका मनोरंजन होगा और सब मेरी वाहवाही करेंगे। मैं तो जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। कालू उस भारी फोन को खींचकर एक पुराने सूखे पेड़ के ठूंठ पर ले आया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए फोन की स्क्रीन बहुत तेज चमक रही थी। जंगल के छोटे पक्षी उस रोशनी को देखकर वहां जमा होने लगे। कालू भैया, ये क्या है? ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमक रहा है। इसमें तो तस्वीरें चल रही हैं। बंटी, ये इंसानों का जादू है। देखो और मजे करो। आज से हमें जल्दी सोने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी रात इसे देखेंगे। अगली सुबह सूरज निकल आया, लेकिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न कोई दाना ढूंढने निकला था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को जगा रही थी।
बच्चों उठो, देखो सुबह हो गई है। इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। अजीब बात है, आज जंगल इतना शांत क्यों है? मुझे कोई चहचहाहट क्यों नहीं सुनाई दे रही है? कालू भैया की रोज वाली आवाज भी नहीं आ रही। माँ, कल रात कोई नहीं सोया, सब उस चमकती चीज के पास बैठे थे। मुझे भी वो देखना है। नहीं गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज कुदरत के नियम तोड़ दे और हमें रात भर जागने पर मजबूर करे, वो हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी नींद और सुबह का दाना सबसे जरूरी है। रानो उड़कर वहां पहुंची। उसने देखा कि कालू, बंटी और गौरी सब फोन की स्क्रीन में खोए हुए हैं। उनकी आंखें लाल थी और वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। कालू भैया, गौरी बहन, क्या आप लोग ठीक हो? देखिए सुबह हो गई है। आप लोग दाना चुगने नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि आपके बच्चे भूख से रो रहे होंगे और उन्हें आपकी जरूरत है। उफ, रानो, कृपया आप हमें परेशान ना करें। हम एक बहुत जरूरी वीडियो देख रहे हैं। भूख प्यास तो लगती रहती है, ये जादू रोज नहीं मिलता। जाइए यहाँ से। कालू का बेटा जग्गू घोंसले में अकेला और भूखा था। वो बार बार नीचे देख रहा था, लेकिन उसके माता पिता नहीं आए। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। पिताजी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोग कहाँ हो? क्या वो खिलौना मुझसे ज्यादा प्यारा है? जंगल के पेड़ फलों से लदे थे, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं था। फल सड़कर जमीन पर गिर रहे थे। रानो अकेली वहाँ अनाज जमा कर रही थी। उसे जंगल के भविष्य की चिंता सता रही थी। ये जादुई डिब्बा हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इस लत के कारण पक्षी अपना जरूरी काम भूल गए हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और रिश्तों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सब भूखे और बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। शाम हो गई थी। गोरी कवि को थोड़ी होश आई। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कालू के कंधे पर हाथ रखा। कालू जी, मेरी आंखें जल रही हैं और सिर घूम रहा है। जग्गू अकेला है, चलिए घर चलते हैं। अब और नहीं देखा जाता। गौरी, तुम जाओ अगर जाना है तो। अभी इसमें एक नया गाना बजने वाला है। मैं उसे सुने बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कितनी बोरिंग हो। गोरी रोते हुए वहां से उड़ गई, लेकिन कालू वहीं जमा रहा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पक्षियों के पास एक खास शक्ति होती है जिससे वे तूफान को पहले ही भांप लेते हैं, लेकिन कालू फोन की तेज आवाज के कारण बादलों की गड़गड़ाहट नहीं सुन पाया। बाकी पक्षी भाग गए, लेकिन कालू कान लगाए बैठा रहा। तेज आंधी शुरू हो गई। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक लाल निशान आया और पुच की आवाज के साथ फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी। अरे, ये क्या हुआ? बंद क्यों हो गया? चालू हो जाओ, मुझे वो गाना सुनना है। अभी नहीं, चालू हो जाओ। फोन बंद होते ही वहाँ घुप अंधेरा छा गया। अब कालू को सिर्फ आंधी की साय साय और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने घोंसले की तरफ से जग्गू की चीख सुनाई दी। बचाओ पिताजी, पेड़ गिर रहा है, बचाओ। ये तो जग्गू की आवाज है। हे भगवान, मैं इस काले डिब्बे के चक्कर में तूफान को देख ही नहीं पाया। कालू गिरते पड़ते अपने घोंसले तक पहुंचा। डाल टूट चुकी थी। गोरी और जग्गू एक पत्ते के नीचे दबे हुए कांप रहे थे। कालू ने जल्दी से पत्ता हटाया और उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया। गौरी, जग्गू, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। मैं उस झूठी रोशनी के पीछे भाग रहा था और यहाँ मेरे घर में असली अंधेरा हो गया था। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया। कालू जी, उस मशीन ने हमें अपनों से दूर कर दिया था और हमारे बीच दूरियां ला दी थी। शुक्र है कि आप समय पर अपनी होश में आ गए, वरना आज हम नहीं बचते। अगली सुबह मौसम साफ था। कालू कौवा उस मोबाइल फोन को अपनी चोंच से घसीटकर नदी के गहरे पानी में फेंक आया।
उसने रानो और अपने परिवार से माफी मांगी। रानो बहन, आप बिल्कुल सही थी। अपनों के साथ बात करने में, उन्हें समय देने में और उनके साथ उड़ने में जो असली खुशी और संतोष है, वो किसी चमकती स्क्रीन में नहीं मिल सकता। आज से मेरा परिवार ही मेरी पूरी दुनिया है और मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। कालू भैया, मशीनें हमारा काम आसान जरूर कर सकती हैं, लेकिन वे कभी भी परिवार का सच्चा प्यार, अपनों की गर्माहट और कुदरत की ताज़ी हवा नहीं दे सकती। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप वापस सही रास्ते पर लौट आए। उस दिन के बाद जंगल में फिर से पक्षियों की असली चहचहाहट गूंजने लगी। उन्होंने समझ लिया था कि असली कनेक्शन अपनों से जुड़ने में है, स्क्रीन से जुड़ने में नहीं। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके जमीन के एक टुकड़े पर पालक उगाई थी। बड़े बड़े हरे पत्ते लहरा रहे थे। रानो अपने बच्चों के साथ खेत में पानी दे रही थी। बच्चों, मेरी तरफ देखो, ये खुशी का पल है। देखो, हमारी महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। ये जो बड़े बड़े रसीले गहरे हरे पत्ते तुम देख रहे हो ना, ये हमारी सर्दियों में बहुत काम आने वाले हैं। हम इन्हें सिर्फ खाएंगे ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर बेचूंगी, ताकि हम अपने लिए एक बहुत मजबूत और सुरक्षित लकड़ी का घर बना सकें, जिसमें हमें कभी किसी चीज की चिंता ना हो। जी माँ, ये पत्ते कितने ताजे और सुंदर हैं। हम इनकी बहुत देखभाल करेंगे। दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी रानो के खेत को ललचाई नजरों से देख रहे थे। कालू के दिमाग में एक आलसी योजना आई। गौरी, देखो रानो कितनी बेवकूफ है। वो पालक को सिर्फ खाने के लिए उगा रही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम अपना घर लकड़ियों से नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े पालक के पत्तों से बनाएंगे। लेकिन कालू जी, पालक का घर, क्या वो टिकेगा? अरे आप चिंता मत कीजिए, वो घर हरा और सुंदर दिखेगा और जब भूख लगेगी तो हम दीवार से एक पत्ता तोड़कर खा लेंगे। लेटे लेटे खाना और रहना, इसे कहते हैं दिमाग। रात के सन्नाटे में जब रानो और उसका परिवार सो रहा था, कालू और गौरी चुपके से खेत में उतरे। उन्होंने एक एक करके सारे बड़े पालक के पत्ते तोड़ लिए। जल्दी कीजिए गौरी, सुबह होने से पहले हमें ये सारे पत्ते अपनी जगह पर ले जाने हैं। रानो को पता भी नहीं चलेगा। बेचारी रानो की महीनों की मेहनत एक ही रात में चोरी हो गई। कालू ने एक झाड़ी के ऊपर उन पत्तों को गोंद और टहनियों से जोड़कर एक बहुत ही सुंदर और हरा घर बना लिया। घर देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। वाह, देखो गौरी, इसे कहते हैं पालक महल। पूरे जंगल में किसी का घर इतना सुंदर और स्वादिष्ट नहीं होगा। अब हमें खाना ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगली सुबह जब रानो अपने खेत पर पहुंची तो वो नज़ारा देखकर सन्न रह गई। खेत पूरी तरह साफ हो चुका था, सिर्फ डंठल बचे थे। रानो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी सारी की सारी फसल चोरी हो गई। किसने किया ये घिनौना काम? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरी महीनों की मेहनत, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों के घर का सपना सब बर्बाद हो गया। जिसने भी ये बुरा काम किया है, भगवान उसे इस पाप की सजा जरूर देगा और उसे कभी माफ नहीं करेगा। कालू और गौरी अपने नए घर के बाहर शान से बैठे थे। जंगल के दूसरे पक्षी वहां से गुजर रहे थे और उस अजीब हरे घर को देख रहे थे। कालू भाई, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो सब्जी से बना है। क्या ये सुरक्षित है? बंटी, तुम जलते हो। ये इको फ्रेंडली घर है। तुम लोग मिट्टी ढोते रहो, हम तो मजे करेंगे। कालू भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन सच बताइए, अगर तेज बारिश हो गई तो क्या होगा? कहीं आपका घर पालक का सूप बनकर बह तो नहीं जाएगा? बकवास बंद करो। तुम मजदूर हो, मेहनत करना जानते हो। हम स्मार्ट हैं, दिमाग लगाना जानते हैं। चलो भागो यहाँ से,
हमारी सुंदरता खराब मत करो। शाम के समय पास के गांव से एक भूखी गाय जंगल की तरफ आ निकली। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। अचानक हवा में उसे ताज़ी पालक की खुशबू आई। कितनी भीनी भीनी खुशबू है। ऐसा लगता है पास में ही ढेर सारा ताज़ा पालक रखा है। आज तो मेरा पेट भर जाएगा। गाय खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। रात हो चुकी थी। कालू और गोरी अपने पालक के घर के अंदर आराम से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। कालू जी, ये घर सच में बहुत आरामदायक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग सबसे तेज है। सो जाओ, अब हमें कोई चिंता नहीं। तभी गाय कालू की झाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा कि वहां पालक का एक बड़ा ढेर रखा है। गाय ने अपनी लंबी जीभ निकाली और घर के एक कोने को खाना शुरू कर दिया। अचानक कालू की आंख खुली क्योंकि उसके ऊपर की छत गायब हो गई थी और चांद दिखाई देने लगा। घर हिल रहा था। अरे, ये भूकंप कैसा है और मेरी छत कहाँ गई? कालू जी, बाहर देखिए, एक बहुत बड़ा जानवर हमारा घर खा रहा है। बचाओ! गाय तेजी से उनका घर चबाती जा रही थी। कालू और गोरी को अपनी जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। कालू और गोरी एक पेड़ पर बैठकर कांपते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते गाय ने उनका पूरा सुंदर पालक महल खा लिया और डका लेकर वहां से चली गई। अब वहां कुछ नहीं बचा था। मेरा घर, मेरा खाना सब गाय के पेट में चला गया। हम फिर से सड़क पर आ गए। ये रानो की हाय लगी है हमें। हमने उसकी मेहनत चुराई थी, इसलिए हमारा घर किसी और का खाना बन गया। कालू और गोरी रोते हुए रानो के दरवाजे पर पहुंचे। रानो ने दरवाजा खोला। वो अपनी फसल चोरी होने से उदास थी। कालू भैया और गोरी भाभी, आप दोनों इतनी रात को यहाँ मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। किसी निर्दयी ने मेरी सारी पालक चुरा ली है, जिससे मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना था। रानो बहन, वो चोर हम ही थे। हमने घर बनाने के लिए तुम्हारी पालक चुराई, लेकिन उसे गाय खा गई। अब हम बेघर हैं, हमें बचा लो। क्या आप दोनों थे? मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप दोनों ने ऐसा काम किया। खैर, मैं आपको इस कड़ाके की ठंड में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। भले ही आपने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। अंदर आ जाइए और अपनी गलती मानिए। रानो ने उन्हें सहारा दिया और समझाया। देखो कालू और गोरी, आज जो हुआ है उसे हमेशा याद रखना। चोरी की नींव पर बना हुआ महल कभी टिकता नहीं है। वो आज नहीं तो कल टूट ही जाता है, जैसा कि तुम्हारे पालक महल के साथ हुआ। सच्चा और मजबूत घर हमेशा ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बनता है, ना कि किसी आसान शॉर्टकट या चोरी से। क्या तुम मेरी बात समझे? मैं समझ गया बहन। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से अपना घर बनाऊंगा। कालू को अपनी गलती का भारी पछतावा हुआ। उसने सीखा कि मेहनत की सूखी रोटी चोरी के पकवानों से कहीं बेहतर। उफ, आज तीसरा दिन है और मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। ये पक्षी भी आजकल बहुत समझदार हो गए हैं। सब अपना घर इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि मेरी पहुंच से दूर रहें। लोमड़ी ने निराश होकर पेड़ के तने को देखा। वो जानती थी कि वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती। उड़ लीजिए, जितना उड़ना है आप लोगों को, लेकिन याद रखिएगा, जो चीज ऊपर जाती है उसे कभी न कभी नीचे आना ही पड़ता है। मुझे बस किसी की एक गलती का इंतजार है। जैसे ही कोई गलती करेगा, मेरा भोजन बनकर नीचे गिरेगा। लोमड़ी एक गहरी सांस लेकर वहीं पेड़ की जड़ों के पास सूखी पत्तियों के ढेर में छिपकर बैठ गई। वो जानती थी कि शिकार करने से ज्यादा